प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में 7 फेरों वाली जो क्लास नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, उत्कर्ष क्लास के कुमार गौरव सर का उसका ये रिवीजन क्लास के तौर पे साथ में हम इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों के साथ कवर करेंगे जो इसमें कि नहीं दिया गया है, तो उसको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर में शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं 7 फेरों की सीरीज जो 3.0 जिसमें एपिसोड नंबर 1 है उसको। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। वैसे अगर हम लोग बात कर लें मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो लिया गया है ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जबकि मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया अमेरिका के संविधान से। अब आगे बात करते हैं संविधान के भाग 3 के अंदर में मौलिक अधिकार का प्रावधान है, और अनुच्छेद की बात करेगा अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3 की बात करेगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसको मैग्ना कार्टा यानी भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितना है? 6 है, लेकिन मूल संविधान यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकार की जो संख्या था वो 7 था। तो ये हटाया कौन सा गया? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल याद रखिएगा कि हटाया जो गया, तो इसको थोड़ा सा हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978। इस 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया, और इसको जो रखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A के अंदर में, 300A में रखा है। ये जो है एक प्रकार का विधिक अधिकार है, यानी विधिक अधिकार जिसको कि हम लोग कानूनी अधिकार कहते हैं। तो इस तरह से ये संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। इसको किस वर्ष हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया, और रखा कहाँ पर गया है? अनुच्छेद 301A के अंदर में रखा गया, और ये एक कानूनी अधिकार। इस तरह से संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक कर्तव्य था, मौलिक अधिकार था। तो अब हम लोग थोड़ा जो अब इसमें था नोट्स में उसको देख लेते हैं। इसमें अब जो मौलिक अधिकार हम लोगों के पास बचा है वो कौन कौन सा है? तो इसमें समानता का अधिकार, और इस समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। और अब है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। उसी तरह संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30 में है। और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और इसी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, ये 32 इस संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। संविधान की आत्मा, ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा जो बताया भीमराव अंबेडकर ने, किसको बताया? तो अनुच्छेद 32 को बताया था। देखिए आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को क्या कहा था? संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। इसके अलावा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती। और इसका अगर समाधि स्थल की बात करें तो इनका समाधि स्थल है चैत्य भूमि। क्या है? चैत्य भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, प्रथम कानून मंत्री। और संविधान के जनक, संविधान के पिता
ये माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर। अब आगे है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी कर सकती है। 5 प्रकार के रीट कौन कौन है? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के द्वारा है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का जिस समय मांग किया जा रहा था यानी उस समय जो है, और जो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समय उप समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकार के लिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार के समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। साइमन कमीशन जो इसका गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था, और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन का गठन किया था। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। यही विरोध का सबसे बड़ा कारण था। और साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। और कहाँ पर आया था? ये मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इस साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में हुआ था, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इसी क्रम में सबसे प्रमुख जो है वो लाहौर से जो साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, लाहौर से, जहां पर कि इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन के जो समर्थित थे, यानी पुलिस के बीच में लाठी डंडे चले थे, जिसके कारण कि लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लगा था और इनके बाद में मृत्यु हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन के नेतृत्व में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इसका नारा लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यहाँ पर दिया गया था साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, है ना, ध्यान रखिएगा। अब है अगस्त प्रस्ताव। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिसके द्वारा कि 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब एक क्रिप्स मिशन के बारे में बात करें तो स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन 1942 में भारत आया था। यानी कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्टैफर्ड क्रिप्स क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इसको ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स थे, और इन्हीं के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। संविधान सभा ने आगे है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इस तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा जो मान्यता दिया गया 22 जुलाई 1947 को दिया गया। इसलिए 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। यानी यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, संविधान सभा ने इसको मान्यता किस वर्ष दिया? तो ये दिया 22 जुलाई 1947 को। साथ ही साथ ध्यान रखना है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान क्या है? तो हम लोगों को पता है जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है। तो इस जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया? तो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। साथ में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत,
इस राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने मान्यता दिया, वो कब दिया? 24 जनवरी 1950 को। आगे है भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। जन गण मन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर। और संविधान सभा के रूप में जन गण मन को अपनाया जो गया, अभी हम लोग देखें 24 जनवरी 1950 को। लेकिन एक सवाल और याद रखिएगा, इसको गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकेंड का समय लगता है ना, 52 सेकेंड का समय लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है 26 नवंबर 1949 को संविधान की अंगीकृत अधिनियम वो आत्मसमर्पित किया गया और इस दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। यानी कि भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन भारतीय संविधान सभा ने इस संविधान को अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया और आत्मसमर्पित कर लिया गया। साथ ही साथ कुल मिला के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसको अंगीकृत कर लिया था, अधिनियमित कर लिया था, आत्मसमर्पित कर लिया था और साथ ही 16 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन लागू जो किया भारत का संविधान लागू किया गया था पूर्ण रूप से लागू जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब आगे है और भी कुछ, हैदराबाद रियासत। और हैदराबाद रियासत में क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किया था। यानी सहायक संधि के जन्मदाता जो हैं वो कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। और जब लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू किया तो इस सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम इस पर हस्ताक्षर किया गया। आगे है हैदराबाद रियासत को वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर ध्यान रखिएगा। हैदराबाद रियासत को वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिला लिया था। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन पोलो क्या है? तो ऑपरेशन पोलो है हैदराबाद जो रियासत था, देसी रियासत हैदराबाद, उसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था। और ये कब हुआ था? 1948 में। आगे है आज़ादी के समय निजाम उस्मान अली खां शासक था। यानी हैदराबाद का जो निजाम था, आज़ादी के समय हैदराबाद के निजाम कौन थे? अरमान अली खान थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब है शास्त्रीय नृत्य व नृत्यांगना। शास्त्रीय नृत्य, भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 और इसके नृत्यांगना कौन कौन प्रमुख रूप से है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसके बारे में आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। शास्त्रीय नृत्य ये भरतनाट्यम किस राज्य का है? और साथ में ध्यान रखिएगा इस भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, उर्मिला सत्यनारायण, ये सभी जो है कलाकार ये हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार। उसी तरह कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी सबसे पहले ये जानिए किस राज्य का है, संबंधित है किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति है, मल्लिका साराभाई है, राधा रेड्डी है, ये सारा जो है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ये कुचिपुड़ी से प्रमुख कलाकार है। सत्रिया जो है ये है उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, जो इसके प्रमुख कलाकार जो हैं उसका नाम याद रखिएगा शंकर देव। उसी तरह ओडिसी जो है
सत्रिया भाई साहब इसको ध्यान रखिएगा, ये सत्रिया जो है ना असम का है। सत्रिया किस राज्य का है? असम का। सत्रिया असम का है और इसके प्रमुख कलाकार है शंकर देव। ओडिशा उड़ीसा का है। माधवी मुदगल और केलुचरण महापात्रा संयुक्ता पनिग्राही। कथकली जो है, कथकली ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार हैं कृष्णन कोहरी, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन। कथक इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज। ये उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का, जिसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। ये सभी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। मणिपुरी है, इसका प्रमुख कलाकार है झावेरी बहनें। मोहिनी अट्टनम की बात करें तो ये कल्याणी अम्मा है, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी है, भारती शिवाजी। ये सभी जो कलाकार हैं प्रमुख रूप से किस शास्त्रीय नृत्य के हैं? तो मोहिनी अट्टनम। अब है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। यानी गवर्नर जनरल जिस समय भारत के बन थे कार्यकारिणी में, इन गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसको ध्यान रखिएगा। ये नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। और ये जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय थे, इसको जो नियुक्ति मिली थी वो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मिला था। और ये कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। अब है लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। यानी जिस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसके संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर ICS अधिकारी थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, रिटायर ICS अधिकारी। ये सवाल पूछा भी गया है। ICS रिटायर अधिकारी थे। इन्हीं के द्वारा 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अब है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी। इस बिल को 1883 में सर कॉर्टेन पेलेग्रीन इल्बर्ट द्वारा पेश किया गया था। कब? इल्बर्ट बिल 1883 में। इस समय वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन थे। यानी इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे भारत के, वो कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। इसी लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल लाया गया था। कब? 1883 में। इस बिल ने भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज और यूरोपीय लोगों के मुकदमे को संभालने की अनुमति प्रदान की थी। यानी इल्बर्ट बिल के द्वारा क्या हुआ? भारतीय न्यायाधीशों को, भारत के जो न्यायाधीश थे, इन न्यायाधीशों को अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों के मुकदमे को संभालने की अनुमति दी गई थी। अब है भारत में जनगणना की शुरुआत। भारत में जनगणना की शुरुआत, प्रथम जनगणना जो हुआ 1872 में हुआ था और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगर जनगणना की बात करें तो ये जो जनगणना है संघ सूची का विषय, इसको भी ध्यान रखिएगा। जनगणना संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। जबकि जनसंख्या जो है, जनसंख्या, ये जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। और आगे है प्रथम 10 की आधार पर जनगणना। 10 की आधार पर जनगणना का मतलब होता है नियमित जनगणना। 10 की आधार पर बोलो या नियमित जनगणना बोलो। इसकी शुरुआत होती है 1881 में और नियमित जनगणना की शुरुआत जो किया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल जिस समय थे भारत के, उसी समय भारत में 10 की आधार पर जनगणना की शुरुआत हुई थी। और किस वर्ष? 1881 में। शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग का गठन 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। यानी कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो वो शिक्षा से संबंधित है। और ये हंटर आयोग का जो गठन किया गया था ये 1882 में किया गया था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो वो शिक्षा से संबंधित है। इसका गठन किस वर्ष होता है? 1882 में होता है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड रिपन होते हैं। आगे सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, इस पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब होती है? 16 अगस्त 1932 को होती है। और किसने करता है? तो वो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते रैमजे मैकडोनाल्ड, उसी के द्वारा की जाती है। इसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों को शामिल किया गया था। ये जो सांप्रदायिक पंचायत था, इसमें क्या किया गया था? इसमें अल्पसंख्यकों के साथ दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटें शामिल किया गया था। किसमें? तो ये सांप्रदायिक पंचायत में। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब होती है? 16 अगस्त 1932 को होता है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसी के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। अब है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में बात करें तो यह समझौता, यानी पूना पैक्ट, यह पूना समझौता, बोलिए पूना समझौता, पूना समझौता या पूना पैक्ट, ये जो हुआ था पूना पैक्ट, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था। और इस समय जो है गांधी जी जो थे इस समय जेल में थे। इस समय जेल में थे। तो गांधी का जो प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, तो ध्यान रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे पूना समझौता में। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसी पूना समझौता के बाद गांधी जी ने एक प्रसिद्ध पत्रिका निकाला था जिसका नाम है हरिजन। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी पूना समझौता के बाद गांधी जी ने एक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन करवाया था जिसका नाम क्या है? हरिजन। पूना समझौता के तहत दलित वर्ग को राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। इसी पूना समझौता के बाद दलित वर्गों को राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। अब है रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून को सर सिडनी रॉलेट और रॉलेट समिति ने पेश किया था। इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और नो अपील, नो दलील का कानून भी कहा जाता है। क्या कानून? नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इस कानून ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के जेल में रखने का अधिकार दिया गया था। इसलिए ये रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। इस कानून को भारतीयों ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। और यह कानून लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे उसी समय ये काला कानून या रॉलेट एक्ट आया था। अब कुछ प्रमुख घटना है और उससे संबंधित वायसराय है। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। स्वदेशी आंदोलन, यही बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल में। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। विश्वविद्यालय आयोग जो बना था वो 1904 में बना था। और इस समय भी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ये जो लॉर्ड कर्जन है भारत में सबसे ज़्यादा बदनाम वायसराय ये माना जाता है। बदनाम वायसराय, भारत में जितने भी वायसराय बने वो सभी वायसराय में सबसे बदनाम वायसराय कौन थे? तो यही लॉर्ड कर्जन थे। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में, इसमें भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन गांधी के द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला जन आंदोलन था जो 1920 में हुआ था। और 1920 में जो ये हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब है भारत की राजधानी। भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911, इसके पहले ये पढ़ लीजिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ये तीसरी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तीसरी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। और दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से नई दिल्ली
कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की थी। यानी भारत की जो राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 में तीसरी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के जो सम्राट थे, इंग्लैंड के जो राजा थे जिसका नाम है जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे। और भारत में आकर के इस दिल्ली दरबार के दरमियान उन्होंने प्रमुख घोषणाएं किया था। पहला जो घोषणा किया था वो घोषणा किया था कि कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाया जाएगा। दूसरा घोषणा किया कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, बंगाल से अलग करके बिहार को अलग प्रांत बनाया जाएगा बंगाल से अलग करके। और तीसरा जो घोषणा किया था, तीसरा घोषणा बंगाल का जो विभाजन किया गया था उसको रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ये प्रमुख घोषणाएं किया था। एक सवाल और यहाँ पर आता है कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी वायसराय कौन थे। तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसको भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ये तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 में। और इस तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के जो राजा थे यानी ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के प्रमुख घोषणाएं किए थे। इसमें से सबसे पहला प्रमुख घोषणा जो आता है, बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। दूसरा, बंगाल के विभाजन को जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था उसको रद्द किया गया। तीसरा, भारत की जो राजधानी है अब कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया जाएगा। तो इस तरह से घोषणा ये 1911 में हुई थी। और बाद में चलकर भारत की जो राजधानी है दिल्ली जो शिफ्ट हुआ, यानी कलकत्ता से बदल कर दिल्ली बनाया गया भारत की राजधानी, ये 1912 में बनाया गया। तो यहाँ से भी सवाल आएगा, घोषणा 1911 में हुई थी कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी और ये बना भारत की राजधानी दिल्ली कब, तो 1912 में। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ है। तो ये सारा चीज़ यहाँ से संबंधित है। अब आगे का क्लास हम लोग अगले क्लास में लेंगे। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।